Okay, so Jai Hind everyone. I, Aditya Verma, welcome you all to the current affairs series of Defense Mavericks, and today we are going to complete the November Part 2 current affairs. So, before moving ahead, I'm glad to announce that we are starting our new batches from December, 20th December, right, for NDA, CDS, and AFCAT. वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस होंगी, आपको रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ्स भी मिलेंगे. ओके, विल बी हैविंग इन डेप्थ कोर्स कवरेज विद PYQs, mock test, weekly tests and analysis, and much more. And I think this is the best time to enroll for the courses because exams are on your head. So if you want to enroll, you can contact us on the contact number given. You can directly message us and also follow us on Instagram and Telegram. So without wasting any time, let's move ahead. Okay. So, our first news is साइक्लोन फिंगाल. कहाँ पे आया है साइक्लोन फिंगाल? तो इट इज मोस्टली इन दिस कोरोमंडल कोस्ट रीजन. कौन सा रीजन है ये? कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु पौंडीचेरी के पास. ओके. सो साइक्लोन से और क्या क्या समझेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिंगाल नाम किसने दिया? तो दिस नेम हैज बीन गिवन बाय सऊदी अरेबिया. ओके, this name has been given by Saudi Arabia. Okay, which was the other cyclone that came recently, कुछ टाइम पहले? It was cyclone Dana. याद है साइक्लोन दाना? और कहाँ आया था ये? इट वॉज इन वेस्ट बंगाल, राइट. वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट के पास आया था, है ना. तो व्हाट कॉल कैन वी रिकॉल? इससे हम क्या रिकॉल करेंगे? और जगह पे साइक्लोन्स के क्या नाम होते हैं, राइट. जैसे कि हम फिलीपींस रीजन में उसे टाइफून बुलाते हैं, राइट. जापान फिलीपींस रीजन में, उसके बाद अमेरिका में टोर्नाडो, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज. ओके, लाइक दैट वी हैव टू रिमेंबर. देन व्हाट? इफ यू सी साइक्लोन फिंगल्स रेमेनेंट एक्सपेक्टेड टू वीकन फर्दर. इससे हम क्या समझते हैं? दैट एज अ साइक्लोन गेट्स ऑन द लैंड फ्रॉम द सी, इट स्टार्ट्स गेटिंग वीक. वाई? वाई इट स्टार्ट्स गेटिंग वीक? क्योंकि ओशन से उसे मॉइस्चर सप्लाई मिलता रहता है. एंड फॉर अ साइक्लोन टू सस्टेन, मॉइस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तभी तो वो बनेगा. बट जैसे ही वो लैंड पे आता है, उसका मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो गया. एंड देयर फॉर इट वीकेंस व्हेन इट इज ऑन लैंड, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन इट इज इन द ओशन. ओके. देन सिंस ये साइक्लोन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो मूवमेंट किधर है? राइटवर्ड मूवमेंट. यानी कि इसका रोटेशन कैसा होगा? इसका रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज. एंड सिंस इट इज इन दी ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो मूवमेंट कैसा है? ईस्ट से वेस्ट, है ना. ईस्ट से वेस्ट. मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट जाते हैं. क्यों? वी ऑल नो दिस डायग्राम, राइट. ये जो डायग्राम हम बनाते थे, है ना, हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो मोस्ट ऑफ द विंड सिस्टम इज लाइक दिस. एंड यू कैन सी कि अभी का जो टाइम है दिसंबर का, दिस इज ऑल्सो द टाइम फॉर रिट्रीटिंग मानसून, राइट. रिट्रीटिंग मानसून. तो तमिलनाडु और कोरोमंडल कोस्ट पे तो बारिश होती ही है, राइट. तमिलनाडु इज द स्टेट दैट रिसीव्स विंटर रेनफॉल और रिट्रीटिंग मानसून. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ITCZ साउथ में जा चुका है. ये साउथ ITCZ का टाइम है, दिसंबर, नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट. एंड दैट्स व्हाई हम देखेंगे कि मई जून के आसपास जो साइक्लोन है वो थोड़ी और नॉर्थ में आते हैं, है ना, उड़ीसा वेस्ट बंगाल की तरफ. बट जैसे वो विंटर्स की तरफ जाते जाता है, तो इट इज मोर टुवर्ड्स आंध्रा एंड तमिलनाडु. Alright, that is all because of the wind pattern that we will study in much more detail in our geography classes. Okay, so next 26th नवंबर को इस बार हमने मनाया अपना 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे. इफ यू कैन सी, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. CDS का एक फेवरेट क्वेश्चन क्या है इसमें से? कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ओके, तो द 3 words दैट वर एडेड आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. ये 3 वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, सॉरी, ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे, याद करना. ओके, प्रियम्बल में ऐड किया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन तो हैज बीन अमेंडेड अ लॉट ऑफ टाइम्स. प्रियम्बल में द 3 changes that were made were socialist, secular and integrity in the 42nd amendment. Many times इस क्वेश्चन को पूछा गया है CDS में.
राइट, तो ये चीजें याद रखेंगे. 75th ईयर है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ओके, चलो नेक्स्ट. गुयाना, डोमिनिका एंड वन मोर कंट्री नाइजीरिया हैव कन्फर्ड देयर ऑनर्स ऑन पीएम मोदी. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको, मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं दैट ये हाईएस्ट अवार्ड्स जो है दे बिलोंग टू विच नेशंस. ओके, दे बिलोंग टू विच नेशंस. तो गुयाना का ऑर्डर का नाम क्या है? गुयाना का हाईएस्ट ऑर्डर का नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस. ओके, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस. ऑलराइट. देन डोमिनिका का डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, एंड नाइजीरिया का और नाइजर का द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, GCON. इंडिया का हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? तो इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है भारत रत्न, जो कि सिविलियन ऑनर है. राइट, ये सिविलियन अवार्ड्स होते हैं. कुछ मिलिट्री और गैलेंट्री अवार्ड्स भी होते हैं जैसे अशोक चक्र, परमवीर चक्र, बट भारत रत्न. उसके बाद क्या आता है? भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण. ओके, फिर आता है पद्म भूषण, और देन आता है पद्म श्री. पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये हैं हमारे सिविलियन अवार्ड्स. ओके, जो हम देते हैं. राइट, चलो नेक्स्ट. नवीन राम गुलाम, ये कौन है? ये है मॉरिशियस के, ठीक है, मॉरिशियस के न्यू इलेक्ट पीएम, नवीन राम गुलाम. और मॉरिशियस अभी क्यों न्यूज में था? अभी अगर आप याद करेंगे मॉरिशियस क्यों न्यूज में था? इट वॉज ड्यू टू द आइलैंड नेम चागोस आर्कीपेलागो, है ना. चागोस आर्कीपेलागो कहाँ था ये? ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहते थे इसे. दिस वॉज द लास्ट ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी और ब्रिटिश स्टेट इन इंडियन ओशन, जो कि अभी रिसेंटली फ्री हुआ है फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. एंड दीज चागोस आर्कीपेलागो आइलैंड, they went to the control of which country? It went to the control of Mauritius. इसी में डिएगो गार्सिया, ओके, ये सारे आइलैंड्स भी इसी में आते थे जहां पे यूएस का एक मिलिट्री बेस है. राइट, तो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स. मॉरिशियस पीएम नवीन राम गुलाम. देन यामांडू ओरसी, ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं हमारे उरुग्वे के. ओके, उरुग्वे के. और शिगेरू इशिबा, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं न्यू? तो जापान के. he has been re-elected as the prime minister of Japan. Shigeru Ishiba, Yamandu Orsi, Uruguay, and Naveen Ramgoolam of Mauritius. Okay, so next. Indian Navy to conduct the coastal defense exercise called as Sea Vigil. ओके, तो ये बस याद रखना है सी विगिल कौन करता है. इट इज इंडियन नेवी. बहुत से बात आपको इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में कंफ्यूज कर सकता है, बट इंडियन नेवी. Then this is more important. The 13th edition of the joint military exercise अग्नि वॉरियर, ठीक है, अग्नि वॉरियर बायलैटरल एक्सरसाइज है किसके किसके बीच में? इंडियन आर्मी एंड द सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस. ओके, कहाँ हुआ है? ये हुआ है देवलाली, महाराष्ट्र में. ओके, what is the other exercise that we conduct with Singapore? It is SIMBEX. SIMBEX क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स, ये नेवी का है, एज बाय द नेम, एविडेंट बाय द नेम. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफेंस स्पेस एजेंसी कंडक्ट्स मेडन टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास. अभी अंतरिक्ष अभ्यास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम अब स्पेस को लेके भी सिक्योर होना चाहते हैं. वी इंडीड वांट अ स्पेस कमांड एज वेल. ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज के पास लाइक यूएसए, दे हैव समथिंग कॉल्ड एज द स्पेस कमांड. हमारे पास है ना नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड. सो नाउ वी आर लुकिंग इवन टू द थ्रेट्स दैट मे इमर्ज फ्रॉम द स्पेस. तो किसने किया है? इसने किया है डिफेंस स्पेस एजेंसी में, जो कि एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, आप देखेंगे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सब लोग बैठे हुए हैं. जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे. ओके, देन CDS अनिल चौहान, सॉरी, राइट. ओके, देन let's move ahead. DRDO conducts maiden flight test of long range land attack cruise missile. इसको क्या बोलते हैं? LRLACM बोलते हैं इसको. ठीक है, LRLACM किसने कंडक्ट किया है? तो ऑब्वियसली DRDO. देन DRDO का P7 पैराशूट सिस्टम
हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन आर्मी. इसकी टेस्टिंग बहुत पहले हो चुकी थी. दिस इज द P7 पैराशूट एंड दिस इज द LRLACM. ओके, तो इसकी टेस्टिंग काफी पहले हो चुकी थी, बट नाउ इट हैज बीन इंक्लूडेड, विच इज फॉर लॉजिस्टिकल सपोर्ट. ठीक है, आपका इक्विपमेंट और इसको उतारने के लिए, एज वेल एज ट्रुप डिप्लॉयमेंट. ओके, ट्रुप डिप्लॉयमेंट के लिए भी और लॉजिस्टिक्स डिप्लॉयमेंट के लिए भी ये P7 पैराशूट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा. राइट. देन अनदर न्यूज इज जयपुर बेस्ड साउथ वेस्टर्न कमांड establishes a think tank named ज्ञान शक्ति. तो आपसे पूछा जाएगा ज्ञान शक्ति क्या है. तो ज्ञान शक्ति इज अ okay think tank that has been established by the south western command of the Indian Army. साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ है? जयपुर में. इससे हम और क्या देखेंगे, इंडिया के और कमांड्स कहाँ पे है. राइट, हेडक्वार्टर्स ऑफ द 7 इंडियन आर्मी कमांड्स. तो नॉर्दर्न कमांड है हमारा उधमपुर. आर्मी ट्रेनिंग कमांड है शिमला में. वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर पंजाब. सेंट्रल कमांड लखनऊ. साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर. ईस्टर्न कमांड कोलकाता और सदर्न कमांड इज इन पुणे. राइट. ये जो कमांड्स है इन्हें हेड कौन करता है? तो दीज कमांड्स आर हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल. ओके, लेफ्टिनेंट जनरल. कमांड के नीचे क्या आता है? कमांड के नीचे आते हैं कोर. कोर के नीचे आते हैं डिवीजन. डिवीजन के नीचे आता है ब्रिगेड. ब्रिगेड के नीचे आता है हमारा बटालियन, या फिर क्या, बटालियन को ही हम रेजिमेंट भी बोलते हैं. ओके, यूनिट भी बोलते हैं. फिर आती है हमारी कंपनी. ठीक है, फिर आता है हमारा प्लेटून और सबसे एंड में आता है हमारा सेक्शन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मी. ठीक है, ऐसे कमांड से भी ऊपर हमारा हेडक्वार्टर है जो कि दिल्ली में है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्मी. राइट, सही सी करके हम चीजें देखेंगे. ओके, लेट्स गो अहेड. इंडियन आर्मी अनवेल्स एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म. अब ये एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सीडीएस में. द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इज डूइंग समथिंग. ओके, तो एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्या है? सो दिस इज एन इनिशिएटिव टू ट्रेन द आर्मी पर्सनल्स इन टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन. ओके, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम जितना हो सके उतना होना चाहते हैं. एंड दिस इज इन कोलैबोरेशन विद बिसाग एन, which is Bhaskar Acharya National Institute of Space Applications and Geoinformatics. अगर आप देखेंगे तो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे इसरो के साथ कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा आजकल कर रही है इंडियन आर्मी. व्हाई? बिकॉज द थ्रेट्स आर नाउ इमर्जिंग इवन फ्रॉम द स्पेस. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एज वेल. ओके, चलो नेक्स्ट. देन इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है 8th एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, दैट इज ACTCM बार्ज LSAM 22. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज LSAM 22, तो इट इज ACTCM, दैट इज एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज. ओके, यार्ड 132 का है LSAM 22. ओके, किसने इंडक्ट किया है? तो इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है इसे. राइट. नेक्स्ट, पीएम लॉन्चेस धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. ओके, ये कब लॉन्च किया गया था? ये बिरसा मुंडा की 150th एनिवर्सरी जो हमने लास्ट बार पढ़ा था नवंबर पार्ट 1 में. राइट, हु वाज बिरसा मुंडा? ही वाज अ ट्राइबल लीडर एंड अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम इंडिया. ठीक है, फ्रॉम द झारखंड उड़ीसा रीजन. राइट, तो इनके 150th एनिवर्सरी पे किया गया. अब इस अभियान में क्या है? टारगेट किया गया है ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस को फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, और यहाँ पे एकलव्य स्कूल्स भी खोले जाएंगे. ओके, सो डू नॉट कंफ्यूज दिस एकलव्य विद दिस एकलव्य. ठीक है, ये एकलव्य स्कूल्स आर फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. ओके, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है. एंड दिस एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म इज अनवेल्ड बाय द इंडियन आर्मी. Okay, so do not get confused. You should keep in mind the context in which the things are being asked. Okay, we have to see the context. ठीक है, फिर नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान हैज बीन लॉन्च्ड फॉर व्हाट? फॉर द स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ. ओके, सक्षम का मतलब क्या होता है? केपेबल. सक्षम मीन्स केपेबल. ओके, सो स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट. We know that इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर हाई बिकॉज ऑफ व्हाट? इज इट बिकॉज ऑफ लैक्स ऑफ जॉब?
Not exactly. It is because of the lack of the necessary industrial skills that are required according to the industry needs. ओके, इसीलिए स्किल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इस स्किल ट्रेनिंग से सिर्फ जॉब्स भी नहीं मिलेंगे, इससे ऑन्टरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी। ओके, पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस बेस्ड ऑन दीज स्किल्स, एंड दैट्स वाई इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, राइट। Then national mission on natural farming. Natural farming on organic farming. What is it? It is the aim to shift away from the dependence on the artificial fertilizers and the chemical inputs that are used in farming, which is basically not good for the health of people. तो उसको ध्यान में रख के हम नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यूज कर रहे हैं। देन पैन 2.0, पैन कार्ड्स को अपडेट किया जा रहा है। ओके, हमारे जो पैन कार्ड्स होते हैं अब उसमें क्या बोल रहा है, क्यूआर कोड भी आएंगे, ऑल दो ये ऑलरेडी था। ओके, तो अब मोर यू नो centralized QR code and everything will be there. It will ensure the ease of access and speedy service delivery with improved quality, single source of truth and data consistency, eco-friendly processes and cost optimization, security and optimization, and infrastructure of greater agility. तो बेसिकली पैन कार्ड्स परमानेंट, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी करती है, परमानेंट अकाउंट नंबर, व्हाट इज पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। ओके, इसमें नेसेसरी चेंजेस ला रहे हैं, तो मेक श्योर यू ऑल्सो गो फॉर द अपडेशन। ओके, चलो नेक्स्ट, नाउ सम स्पोर्ट्स न्यूज। 13-year-old star Vaibhav Suryavanshi has been bought at IPL and he becomes the youngest ever player to be so. ठीक है, वैभव सूर्यवंशी प्लेस फॉर द अंडर 19 क्रिकेट टीम एज वेल। ठीक है, तो बस नाम याद रखिएगा। एंड विच टीम हैज बॉट इट? इट इज राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, राजस्थान को बच्चों से थोड़ा ज्यादा प्यार है, तो राजस्थान रॉयल्स हैव बॉट इट। ओके, वैभव सूर्यवंशी, प्लीज रिमेंबर द नेम। ओके, then Max Verstappen creates history by stealing his fourth Formula One World Championship. Okay, and this, by doing this, he has entered the League of Legends and he has won it fourth time consecutively. ठीक है, लगातार उसने जीता है। तो मैक्स वर्स्टैपन, प्लीज रिमेंबर द नेम। F1 से नाम आए मैक्स वर्स्टैपन, आग बंद करके कर देना। ओके, एंड ही रेसेस फॉर रेड बुल, राइट। देन women's Asian Championship was held in Rajagir, Bihar. Okay, and उसमें the final was won by India who defeated China by 1-0. तो मेंस एशियन चैंपियनशिप हॉकी भी हमने जीता और फीमेल एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप हॉकी भी हमने जीता। ओके, देन विक्टोरिया केजर ऑफ डेनमार्क बिकम्स द न्यू मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो कहाँ की है ये? है डेनमार्क की, विक्टोरिया केजर, एंड शी इज द फर्स्ट एवर वन, फर्स्ट एवर पर्सन टू विन इट फ्रॉम डेनमार्क। ओके, विक्टोरिया केजर, तो ये नाम याद रखेंगे, वैभव सूर्यवंशी, मैक्स वर्स्टैपन, विक्टोरिया केजर और विमेन्स हॉकी एशिया चैंपियनशिप। राइट, चलो लेट्स मूव अहेड। Then Australia became the world's first country to ban social media for children under 16 years of age. ठीक है, इसी के एक बगल की कंट्री है न्यूजीलैंड, जिसने सिगरेट्स बंद कर दिए थे। ओके, बट नाउ इट्स रिकंसिडरिंग इट्स डिसीजन फॉर इट्स टैक्स पर्पसेस, राइट। तो नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16, राइट। तो बस नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। देन नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलॉन मस्क का स्पेस एक्स और इंडिया के इसरो ने पहला कोलैबोरेशन किया है, विच इज GSAT-20। ठीक है, GSAT-20 इज द नेम। So the Indian satellite GSAT-20 or N2 is too heavy for ISRO's own rockets to carry, and therefore first ever commercial collaboration between ISRO and SpaceX. SpaceX का कौन सा रॉकेट? तो it is the Falcon 9 rocket. Okay, which is the heaviest rocket in the world, or launch vehicle, Falcon 9. Right? So that is the name. SpaceX का Falcon 9 rocket is carrying our GSAT-20 satellite. Important. Okay. Then ISRO and ASA. What is ASA? Australia Space Agency. They have signed a implementation agreement with each other. Okay, for cooperation in space activities. तो किसके लिए किया है? इट इज फॉर द गगनयान मिशन। ठीक है, इट इज फॉर द गगनयान मिशन।
गगनयान मिशन इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, मैन्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इट इज फॉर मैन्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। ओके, सो गगनयान मिशन के लिए इसरो ने हैज साइंड अ डील विथ ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी, ठीक है, ये इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट की स्क्रीनशॉट है। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। ओके, सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल डील, हमने अभी COP29 के बारे में लास्ट बार ही देखा था, बट उसमें समथिंग मेजर हैज हैपेंड। एंड व्हाट इज दैट? देखो, अगर आप याद करेंगे COP15 पेरिस एग्रीमेंट में कुछ डील हुआ था, एंड व्हाट वाज इट? इट वाज समथिंग कॉल्ड एज क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ओके, क्लाइमेट फाइनेंसिंग। अब ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या है? इट बेसिकली सेड कि देखिए, हमारे पास दो टाइप के कंट्रीज हैं, एक तो है जो डेवलप हो चुके हैं और एक अंडर डेवलपिंग है, या फिर अंडर डेवलप्ड है, या फिर डेवलपिंग है। अब जो हमारा क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, जो पोल्यूशन का क्राइसिस है, उसका मेजर कंट्रीब्यूटर आर दीज डेवलपिंग कंट्रीज हु हैव बिकम रिच। बट उसका जो इल इफेक्ट्स हो रहा है, it is more on the underdeveloped and the developing countries. Why? Because we do not have enough infrastructure to deal with the climate change, and therefore the maximum toil is on these countries. तो किया किसी ने, भर कोई और रहा था, and these do not have the capacity to shift to the normal fossil fuel to the cleaner energy sources because they were quite expensive. तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ था कि द कंट्रीज who are responsible for this crisis should now pay for it. And therefore, these developed countries are gonna help the underdeveloping countries by giving money so that these underdeveloping countries could also develop green energy resources. इसको कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो COP29 में इसका फाइनलाइजेशन होता है, जो कि होता है बाकू अजरबैजान में। और अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज ने डिमांड क्या की थी? उन्होंने डिमांड किया था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का, कि ये अमाउंट शुड बी गिवन इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द करंट सिचुएशन। बट दिया कितना गया? दिया गया सिर्फ 300 बिलियन, दैट इज 1 ट्रिलियन लेस। ओके, तो उन्होंने कितना अलॉट किया है? 3 बिलियन, 300 बिलियन ईच ईयर। बट व्हाट वाज द डिमांड? इट वाज 1.3 ट्रिलियन। So obviously the countries that were there, the underdeveloped countries and the developing countries, they were not at all happy. In fact, India also stand its huge protest in this COP29 agreement. Okay, and that's why it was in news. Because for the first time, this money has at least been allocated. Okay. So COP29 बाकू अजरबैजान कहाँ हो रहा है? ये होता है by UNFCCC, हो तो रहा है बाकू अजरबैजान में, but under which organization? It is UNFCCC, United Nations Framework on Convention for Climate Change. Okay, then next G20 का नेक्स्ट 2024 समिट होता है, कहाँ हो रहा है? रियो। वेयर इज दिस? रियो डी जेनेरियो, इट इज इन ब्राजील। ओके, रियो डी जेनेरियो, इट इज इन ब्राजील। और इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, दिस इज प्लीज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द थीम? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ऐसे अब ये G20 जो है, इट हैज बिकम G21, बट दे आर स्टिल कॉलिंग इट G20 ओनली। ओके, वाई? बिकॉज लास्ट ईयर जब इंडिया में G20 समिट हुआ था, तो इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया था इन द G20। तो करेंटली वी हैव टू यूनियंस, द अफ्रीकन यूनियन एंड द यूरोपियन यूनियन, एंड 19 कंट्रीज। राइट, so this is about G20. Okay, next in the last news, the new CAG has been appointed. CAG कौन होते हैं? आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनके बारे में कहा गया था बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिस। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग श्री के संजय मूर्ति। तो कैग का काम क्या होता है? कैग क्या करते हैं? तो कैग जो है वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, अपना एनुअल रिपोर्ट। और ये एनुअल रिपोर्ट किनको देते हैं? प्रेसिडेंट साहब को। और कब बनते हैं ये? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में
कैग जो है एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसको मैच करते हैं विद द एस्टिमेट्स कमिटी रिपोर्ट, ठीक है, उससे टैली करते हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंट देन इस रिपोर्ट को ले जाता है टू दी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, और इस पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के हेड कौन होते हैं? इट इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। इट इज अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से मेंबर्स होते हैं, राइट। ये बताना मेरे को लोकसभा से कितने मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से कितने मेंबर्स होते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड इन द कमेंट्स। पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा से कितने मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से कितने मेंबर्स होते हैं, ओके। दिस इज अ स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी का मतलब क्या? परमानेंट कमिटी है, इसे अबॉलिश नहीं किया जाता है। हर साल इसका इलेक्शंस होते हैं कि लोकसभा से कितने मेंबर्स और राज्यसभा से कितने मेंबर्स आएंगे। और इलेक्शन का आपका प्रोसीजर क्या है? दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज proportional representation and single transferable vote, PRSTV. The same method which is used for the election of president and vice president and Rajya Sabha members as well. Okay, देखो कितनी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। देन लीडर ऑफ अपोजिशन अभी कौन है? इट इज राहुल गांधी। एंड इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन के पोजीशन के लिए यू नीड एटलीस्ट 10% ऑफ सीट्स इन लोकसभा, जो कि लास्ट 10 years से नहीं हो पा रहा था, राइट। दिस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज गॉट अराउंड 90 to 100 सीट्स, बट उसके पहले ये 52 के मार्क को भी अपार्ट फ्रॉम बीजेपी नो वन वाज क्रॉसिंग, एंड देयरफॉर फ्रॉम द पास्ट 10 years वी डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन। बट आज के टाइम पे राहुल गांधी फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो 10 साल बाद ये पोस्ट लौटी है। देन अगर पब्लिक अकाउंट कमिटी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैग बेसिकली क्या करते हैं? ही चेक्स ऑन द करप्शन, ठीक है, चेक्स ऑन द करप्शन। कैसे चेक करते हैं करप्शन पे? गवर्नमेंट को लेट्स से 500 करोड़ अलॉट हुए हैं फॉर दी वर्क, फॉर डूइंग सर्टेन वर्क, बट गवर्नमेंट ने सिर्फ 400 करोड़ स्पेंड किया, तो रेस्ट 100 करोड़ का कोई सम नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो दिस रिपोर्ट द कैग इज गोइंग टू गिव टू द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट विल टेबल इट इन द पार्लियामेंट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी विच इज हेडेड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल पूछेगी ना गवर्नमेंट से, क्या हुआ ये 100 करोड़ का? इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गिव सेटिस्फैक्टरी आंसर्स, तो ये रिपोर्ट देन फॉरवर्ड कर दी जाती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को। नाउ द जेपीसी इज अ एड हॉक कमिटी। एड हॉक का मतलब क्या होता है? टेम्पररी या फिर फॉर अ स्पेशल पर्पस ओनली। ये एक परमानेंट या स्टैंडिंग कमिटी नहीं है, ओके। ये जेपीसी अगेन इसको रिव्यू करेगी। even if even the JPC is not satisfied, then they will file a case in the CBI against the government, and this will be termed as a scam, okay। So this is what the CAG is all about. The new CAG has been appointed. अब देखो ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि न्यू CAG has been appointed and therefore CAG पे क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार सीडीएस में, राइट। चलो, so that's it from my side. I wish you all the best for your upcoming examinations. Stay tuned with us. Follow us on Instagram and Telegram as well. And if you want to follow our courses and join our courses, do drop us a message on this number right here. Okay? So we are waiting for you in our upcoming batches. So till that time, bye bye and Jai Hind.